नमस्कार साथियों, एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी ये एमसीक्यू सीरीज है, उसकी ये 6 क्लास है। इससे पहले जो 5 क्लासेस हैं वो हमारी हो चुकी हैं, जिसमें कि यूजीसी नेट और विभिन्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनका हमने एनालिसिस भी किया था और भविष्य के अनुसार उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा आज की जो क्लासेस है उसमें जो विभिन्न राज्यों के जो सेट एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न हैं उनको आज शामिल किया गया है। और आज ये हमारी है वो लास्ट क्लास होगी। वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता ही क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आज का हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति है वो किसे माना है। ऑप्शन है हमारे पास तीसरी कसम, परिंदे, वापसी और खोई हुई दिशाएं। इससे पिछली जो कक्षाएं हुई थी उसमें मैंने चर्चा भी की थी। जो नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है कहानी नई कहानी, और इसके अलावा जो नामवर सिंह है उनका वो नई कहानी जो आंदोलन है उसके विकास में वो महत्वपूर्ण योगदान है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नई कहानी पुस्तक, और नामवर सिंह ने नई कहानी की जो पहली जो कृति है उस पुस्तक में उसको माना है परिंदे। और ये जो परिंदे है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1959 और 60 माना जाता है, और इसके जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की अगर अन्य उपन्यासों की चर्चा करें तो उसमें है रात का रिपोर्टर और लालटेन की छत। निर्मल वर्मा, परिंदे इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। इसके अलावा जो नामवर सिंह है ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं, और इनकी जो प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकों की अगर चर्चा करें तो वो है कविता के नए प्रतिमान, और एक है छायावाद। ये इनकी दो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक हैं। इसके अलावा इनके अन्य पुस्तकों की चर्चा करें तो उसमें आती हैं वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, और आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से। तीसरी कसम ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। वापसी है वो ऊषा परिबंधा की प्रमुख कहानी है, और वापसी जो कहानी है उसका जो कहानी संग्रह वो है जिंदगी और गुलाब के फूल। खोई हुई दिशाएं हैं वो है कमलेश्वर की कहानी। खोई हुई जो दिशाएं हैं वो है कमलेश्वर। इसके अलावा कमलेश्वर का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है कितने पाकिस्तान, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो भी मिला था। कमलेश्वर की अगर अन्य कहानियों की चर्चा करें तो उसमें एक है राजा निर्वंशीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके जो बचपन का जो नाम है वो आनंदीलाल है। नाम को लेके है वो साहित्यकारों में एक अलग ही रुझान रहा है। जैसे कि जब कोई लेखक होता है, जब वो साहित्य कर्म करता है तो वो अपना जो नाम है वो सामान्यतः परिवर्तित कर लेता है। तो उनके जो बचपन का नाम होता है वो अलग होता है, और जब वो साहित्यकार के रूप में साहित्य कर्म का सृजन करते हैं तो उनका जो नाम है वो अलग होता है। इस तरीके से उनका जो नाम है वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में एक एक्टर हैं अक्षय कुमार, तो उनका जो नाम था वो अलग था और उन्होंने बाद में उसको परिवर्तित करके अक्षय कुमार कर लिया। उनका जो नाम था एक्चुअल में वो था राजीव भाटिया, जिसको परिवर्तित करके उन्होंने अक्षय कुमार कर लिया था। अंग्रेजी के महत्वपूर्ण ही नाटककार हुए हैं विलियम शेक्सपियर, तो उन्होंने बोला था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को अगर किसी और भी नाम से संबोधित किया जाएगा तो वो भी अपनी जो खुशबू है उसको छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ जो नाम को लेकर एक अलग रुझान देखने को मिलता है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो निबंध है वो है कुटज। ये निबंध है और निबंध संग्रह भी है। तो वो बोलते हैं कि नाम है वो इसलिए बड़ा नहीं होता है क्योंकि वह नाम है, बल्कि नाम इसलिए भी बड़ा होता है
क्योंकि उसको समाज के द्वारा वो सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। जो रूप है वो व्यक्ति सत्य होता है, जबकि जो नाम है वो समाज सत्य होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी उन्होंने कोटा जी निबंध में। रूप है वो व्यक्ति सत्य होता है, रूप है वो व्यक्ति सत्य होता है, और जो नाम है वो होता है समाज सत्य। नाम वह पद है जिसके द्वारा जो समाज है वो व्यक्ति को सामाजिक स्वीकृति है वो प्रदान करता है। इस तरीके से नाम से हमारी संक्षिप्त चर्चा रही है। तो जो आनंदीलाल, जो इनमें से कौन से लेखक था, उनके जो बचपन का नाम था वो था जैनेन्द्र। जैनेन्द्र वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक कथाकार है वो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कथाकार। और इसके अलावा इन्होंने जो कथा साहित्य उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है ये है कि उन्होंने जो घटनाओं के स्थान पर चरित्रों को महत्व दिया है। इनकी कथा साहित्य में घटनाओं के स्थान पर चरित्रों को महत्व, इन्होंने कथा साहित्य को जो घटनाएं होती हैं उनसे ऊपर बढ़ा के जो चरित्र हैं या जो चरित्रों का जो सृजन है उनकी जो विशेषता है उसको महत्व दिया। उनके अगर उपन्यासों की चर्चा करें, वो त्यागपत्र की मृणाल हो या फिर सुनीता उपन्यास की सुनीता, उनमें जो उनका जो अंतर्द्वंद है या जो उनकी चारित्रिक विशेषता है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करें तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और इनके अगर कहानी संग्रह वो है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या और पाजी। वैसे जैनेन्द्र ने है वो लिखना है वो प्रेमचंद जो युग है उसी से कर दिया था स्टार्ट, लेकिन इनकी ख्याति है वो प्रेमचंदोत्तर युग है उसमें महत्वपूर्ण रूप से है जैनेन्द्र की। और ये जो अज्ञे हैं उनके साथ में जो मनोवैज्ञानिक जो कथाकार की जो श्रेणी है उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं हिंदी में नाम को लेकर, मोहन राकेश। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, अगर जैनेन्द्र का पूछ लिया आनंदीलाल, तो मोहन राकेश की जो बचपन का नाम था वो था मदन मोहन घुगलानी। तो आपसे निकट भविष्य में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मदन मोहन घुगलानी। तो इस फैक्ट के बारे में भी आप जरा गौर करेंगे। यशपाल है, यशपाल की अगर प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करें तो उसमें एक है दिव्या और झूठा सच। झूठा सच है वो कि 2 भागों में प्रकाशित है। रेणु है वो आंचलिक कथाकारों के रूप में प्रसिद्ध हैं। और आज्ञा के जो महत्वपूर्ण अगर उपन्यास हैं उनकी चर्चा करें तो एक है अपने अपने अजनबी, नदी के दीप और शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, उत्थान और संघर्ष। अगला प्रश्न है जामुन का पेड़ है वो किसकी रचना है? आंसर प्रश्न है हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, कृष्णचंद्र, विष्णु प्रभाकर और प्रताप नारायण मिश्र। तो जो हरिशंकर जो परसाई हैं वो हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण व्यंग्यकार रहे हैं और इनकी व्यंग्यकार रहे हैं। और इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किया था। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका। इसके अलावा अगर इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है उनकी चर्चा करें तो वो है सदाचार का ताबीज, ठुठुरता हुआ गणतंत्र और प्रेमचंद के फटे जूते, बड़ी इनकी महत्वपूर्ण है। और है बोलाराम का जीव। इसका जो आंसर है वो जामुन का पेड़ है वो है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र है वो हिंदी और जो उर्दू है उन दोनों के प्रमुख कहानीकार और कथाकार रहे हैं। तो जो जामुन का पेड़ है वो एक व्यंग्य कहानी है जिसमें कि जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना उस पर व्यंग्य किया गया है। जामुन का पेड़ में राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर व्यंग्य। प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग्य। पर इसमें व्यंग्य किया है। इसमें एक कथाकार या शायर होता है, जब जो कि तेज आंधी और तूफान जब आता है तो एक हरा भरा जामुन का पेड़ होता है वो उसके नीचे दब जाता है। जब सुबह व्यक्ति उठते हैं तो जब देखते हैं कि जो एक इसमें जो व्यक्ति है वो जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है,
तो तरह तरह के लोग आते हैं, तो फिर उसको उठाने, जो पेड़ है उसको उठाने की प्रक्रिया होती है। तो यहीं से फिर जो अफसरशाही होती है या जो लाल फीताशाही है ना, उस पर व्यंग्य किया गया। उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर मामला का डिपार्टमेंट है, फिर पता चलता है कि शायर है, तो ये संस्कृति जो मंत्रालय उसके अंतर्गत जाएगा। और अंत में उस व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी जो वो जामुन का जो पेड़ है वो ऊपर नहीं उठ पाता है। अंत में कहानी के में जिक्र किया गया, उसकी जो जिंदगी की जो फाइल है वो मुकम्मल है, वो हो जाती है। उसी में एक शेर आता है, ये तो माना कि तुम तगाफुल ना करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे जब तक तुम्हारे पास खबर पहुंचेगी। तो इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि यह तो माना कि तुम तगाफुल ना करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे जब तक तुम्हारे पास खबर पहुंचेगी। इसके अलावा जो शायर होता है उसमें, उसका एक गद्य संग्रह है, वो भी प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था ओस के फूल। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ओस के फूल। ओस के फूल ये आ सकता है। और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, उस पर है व्यंग किया गया। फिर है हमारे पास विष्णु प्रभाकर है। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण जो कृति है उसकी रचना की है, वो है आवारा मसीहा। जो कि जो कथा शिल्पी हैं शरत चंद्र चटर्जी, उनकी जीवनी है। और ये है 3 भागों में विभाजित है। दिशाहारा, दिशा की खोज, और दिशांत। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। फिर अगला ऑप्शन हमारा प्रताप नारायण मिश्र है, जो भारतेंदु युग है उसके प्रमुख गद्य लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं ये। भारतेंदु युग के लेखक। और इसके साथ ही इन्होंने जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादन का कार्य भी किया था। ब्राह्मण जो पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किया था। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की चर्चा करें तो वो है प्रेम पुष्पांजलि और कुसुम की लहर। प्रेम पुष्पांजलि और कुसुम की लहर इनकी प्रमुख रचना है, और इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन का कार्य किया। और ये भारतेंदु युग के प्रमुख जो गद्य लेखक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा, जो कि शरत चंद्र चटर्जी हैं उनकी है वो जीवनी है। और जो कि 3 भाग हैं उसके, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। इस तरीके से जो जामुन का पेड़ जो रचना है वो है कृष्ण चंद्र की। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जी में पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर बड़े अफसर ने क्या रख लिया था? रुपए, गदा और बीणा। तो इसका जो आंसर है वो है बीणा। जब नारद और जो अफसर और जो साहब है उसके बीच में चर्चा होती है, तो वो नारद जी से बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ काम है। तो वो रुपयों से मतलब होता है कि जो भ्रष्टाचार है या जो रिश्वत है वो लेने का प्रयास करता है, रिश्वत। तो वो बोलते हैं कि काम ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ वजन तो रखना पड़ेगा। तो भजन कभी फिर वहाँ रिश्वत से होता है। तो जो नारद जी से है वो मांगता है उनकी सुंदर बीणा। और सुंदर बीणा वो क्यों मांगता है? क्योंकि उसकी जो बच्ची होती है तो वो है गाने बजाने का शौक रखती है, तो इस वजह से वो जो सुंदर बीणा है वो मांगता है, और जो अफसर है वो उसको रख लेता है। और ये जो कहानी है बोलाराम का जीव है, प्रमुख हरिशंकर परसाई की है, प्रमुख कहानी है। इसमें जो रिश्वतखोरी और जो लाल पीताशाही उस पर है वो बखूबी तरीके से व्यंग किया गया। इसमें एक व्यक्ति होता है बोलाराम नाम का, उसको 5 वर्ष के बाद भी पेंशन है वो नहीं मिलती, और उसकी मृत्यु भी उस संदर्भ में हो जाती है। तो इस तरीके से बोलाराम का जीव वो मांगते हैं बीड़ा, जब यह नारद और साहब की चर्चा होती है। अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा? हामिद है वो प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है ईदगाह, उसका प्रमुख पात्र है। और ये जो कहानी है वो सर्वप्रथम 1933 में चांद पत्र का है उसमें प्रकाशित हुई, और मानसरोवर का जो पहला भाग है उसमें ये संकलित भी है। तो हामिद ने जो मेले से खरीदता है वो खरीदता है पतीली नहीं, कढ़ाई नहीं, चाकू नहीं, वो खरीदता है चिमटा। इसके अलावा जो हामिद के और भी दोस्त होते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ों को है वो खरीदते हैं। जैसे कि नूरे है वो वकील को खरीदता है, सम्मी है वो खंजड़ी को खरीदता है, और अन्य बच्चे हैं वो अलग अलग चीज़ों को है वो खरीदते हैं। और जो हामिद के जो चिमटा है वो रुस्तम हिंद है। हामिद का जो चिमटा है वो है रुस्तम हिंद। ये महत्वपूर्ण रखने की बात है, रुस्तम हिंद।
तो हामिद का जो चिमटा होता है ना, वो होता है रुस्तम ए हिंद। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों की निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। प्रस्तुत अवतरण है वो किस कहानी का है? हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों की निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं, वो प्रस्तुत अवतरण वो किसका है? तो जो तीसरी कसम है वो कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की, जो कि प्रमुख है आंचलिक कहानी है। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा की प्रमुख कहानी है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर है ये आधारित है। पिता कहानी है वो ज्ञान रंजन की कहानी है, और चीप की दावत है ये है भीष्म सानी की कहानी। तो इसका जो आंसर है वो है पिता कहानी, सी। अगर हम पिता कहानी की अगर चर्चा करें, ये जो कहानी है वो है ज्ञान रंजन की, और इसका जो कहानी संग्रह वो है फैंस के इधर उधर। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो पिता कहानी है उसकी जो कहानी संग्रह वो फैंस के उधर उधर। तो जो पिता कहानी है उसमें जो सुधीर है और उसके जो पिताजी है, उन दोनों के माध्यम से जो पीढ़ी संघर्ष है उसको जो है चित्रित किया गया है, और साथ ही इसमें जो घनश्याम नगर है उसकी जो घटना उसको चित्र किया गया। इस कहानी में जो भयंकर जो गर्मी होती है उसका भी जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। सुधीर और पिता के माध्यम से इसमें जो पीढ़ी संघर्ष है उसको चित्रित किया गया है। सुधीर और पिता के माध्यम से इसमें जो पीढ़ी संघर्ष है वो चित्रित किया गया है, पीढ़ी संघर्ष। और इसमें जो घनश्याम नगर है उसका भी जिक्र आता है। इसके अलावा जो सुधीर जी की जो पिता होते हैं वो 35 वर्षों से 2 पुस्तकों का अध्ययन करते आए हैं, वो है गीता और रामायण। गीता और रामायण, ये इस कहानी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, गीता और रामायण। अगला प्रश्न है, तेरी कुरमई हो गई प्रस्तुत कथन है वो कौन सी कहानी का संवाद है? कफन है वो प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की कहानियां वो सामान्यतः 2 भागों में विभाजित होती हैं। एक है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और चरम यथार्थवाद। प्रेमचंद ने उनका जो डिवीजन है या जो कथा साहित्य है उसका 2 तरीके से विभाजन किया जाता है। वो है, एक है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और चरम यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और चरम यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख और चरम यथार्थवाद का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का जो तात्पर्य है वो जो कहानी है जो घटना उसकी जो सच्चाई है उससे शुरुआत करते हैं, लेकिन जो अंत है वो उनका जाके आदर्श पर समाप्त होता है, या वो किसी जो समस्या है उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं, समस्या का समाधान। यही उनका जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। और दूसरी तरफ चरम यथार्थवाद में वो किसी जो समस्या का जो समाधान है उसका जो काल्पनिक जो समाधान हो सकता है उसके चक्कर में न पड़ के जो जीवन की जो विभीषिका है उसका जो वर्णन है वो करते हैं। तो कफन जो कहानी है वो उसी पर आधारित है। इसमें जो घीसूर और जो माधव हैं वो 2 प्रमुख पात्र होते हैं, और उनकी जो पत्नी है उनकी जो मृत्यु हो जाती है। तो अंत में जब उनको कफन के लिए जो पैसे मिलते हैं तो उनको वो खत्म कर लेते हैं और अपना जो बाहर जो शहर में जाके भोजन है वो कर लेते हैं। इस तरीके से जो कफन कहानी में है वो चरम यथार्थवाद है उसको चित्रित किया गया घीसूर माधव दोनों चरित्रों के माध्यम से। परमात्मा का कुत्ता यह मोहन राकेश की कहानी है। इस कहानी में जिक्र आता है कि जो मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसकी जो जीवन है वो किस प्रकार से त्रासदी है या उस पर आधारित है, और जो अपने जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है ना उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाता। तो ये परमात्मा का कुत्ता ये मोहन राकेश की कहानी है। फिर है अपना अपना भाग्य, ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। इसमें एक अनाथ बालक होता है और इसमें जो नैनीताल है उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको लिया गया है। तो जो इसमें जो व्यक्ति होता है जो बालक होता है
उसकी जो अत्यधिक ठंड के कारण या बर्फबारी होने के कारण उसकी मृत्यु है वो आ जाती है। तो इसमें बताया गया कि जो मध्य वर्गीय जो जीवन है, जो व्यक्ति है, वो किस प्रकार वो संवेदनहीन वो होता है अपना अपना भाग्य में। ये जो बात जो है तेरी कुड़मई हो गई प्रस्तुत कथन, एक इसका जो आंसर है वो है उसने कहा था कहानी। इसका जिक्र जब आता है कि अमृतसर बाजार में जब कहानी की जब शुरुआत होती है तो अमृतसर बाजार से होती है। उसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम है लैना सिंह, और एक लड़की होती है जो बाद में जाके सूबेदारनी बनती है। तो उसमें जब पहली बार उससे मिलता है वो बाजार में, तो उससे वो बार बार पूछता है कि तेरी कुड़मई हो गई है। तो उसी का ये जिक्र है वो आया है। और ये जो कथन है तेरी कुड़मई हो गई है, ये लैना सिंह का कथन है, उसने कहा था। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1915 है, और ये सर्वप्रथम जो सरस्वती पत्र का है उसमें प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की ये खासियत है कि इसमें पहली बार है जो फ्लैशबैक या जो पूर्व दीप्ति शैली है उसका हिंदी साहित्य में है वो प्रयोग किया गया था, पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक शैली का। फ्लैशबैक शैली का इसमें पहली बार प्रयोग किया गया था। और ये जो कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता प्रस्तुत कथन है वो कौन सी कहानी में कहा गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अकेली। ये अकेली में नहीं कहा गया है। वैसे जो अकेली जो कहानी है वो है मनु भंडारी की, और मनु भंडारी जो नई कहानी जो आंदोलन है उसकी जो महत्वपूर्ण जो महिला कथाकार है उनके रूप में प्रसिद्ध है। इनकी अगर कहानी संग्रहों की बात करें तो एक है अकेली, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, और यही सच है, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके अलावा इनके अगर महत्वपूर्ण उपन्यासों की चर्चा करें तो उसमें है आपका बंटी, जो कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका बड़ा बखूबी चित्रण किया गया है। और एक है महाभोज, जिसमें कि जो राजनीतिक जो जीवन है किस प्रकार से अवसरवादिता है उसका जो राजनेता है वो लाभ उठाते हैं उस पर है वो कड़ा प्रहार किया गया। और बाद में जो महाभोज उपन्यास है उसका जो नाट्य रूपांतरण है वो भी प्रस्तुत किया गया था। मनु भंडारी के बारे में बेसिक जानकारी है। फिर है गदल। ये जो कहानी है ये भी गदल कहानी का नहीं है। ये जो गदल कहानी है वो है रांगे राघव की। रांगे राघव है वो एक प्रमुख जो प्रगतिवादी जो कथाकार हैं वो रहे हैं। इसके अलावा जो गजल कहानी में उसमें जो गजल के माध्यम से जो स्त्री जीवन की जो स्वतंत्रता है उसको चित्रित किया गया, और साथ ही जो व्यक्ति है वो किस प्रकार जो सामाजिक रूढ़ियों कुरीतियों से ग्रसित होता है और उसकी जो परवाह है वो अपनी जान पर खेलने के बाद भी करता है, उसका चित्रण इसमें किया गया गजल कहानी में। गैग्रीन है, ये यज्ञ की कहानी है, और इसका जो अन्य नाम है वो है रोज। इसमें जो मालती और जो महेश्वर उन दोनों के माध्यम से जब व्यक्ति के जीवन में कुछ नया नहीं होता है और जो जीवन की जो निरीक्षता है उसका मनोवैज्ञानिक स्तर पर बड़ा ही भयावह चित्रण है वो किया गया है मालती और महेश्वर के माध्यम से। और साथ ही इनका जो एक बच्चा होता है उसका नाम होता है टिट्टी। इसका जो आंसर है वो कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, ये है इंस्पेक्टर चांद पर। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंस्पेक्टर चांद पर। इंस्पेक्टर जो चांद पर वो हरिशंकर परसाई जी की है, वो प्रमुख है, वो व्यंग कहानी इंस्पेक्टर चांद चांद पर। इसमें जो पुलिस व्यवस्था की जो भ्रष्टाचार है या उनकी जो लाल फीताशाही उनकी जो कार्य जो शैली है उस पर बड़ा ही बखूबी चित्रण किया गया हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो इसमें जो एमडी साहब होते हैं जो माता दीन साहब इसमें चरित्र है माता दीन साहब। इसको इनको शॉर्ट से लोग बुलाते हैं अब्दुल गफूर, जो मुंशी होते हैं वो एमडी साहब। तो ये जो चांद व्यवस्था पर जो पुलिस व्यवस्था है उसको सुधारने का इनको जिम्मा दिया जाता है, और ये जाती हैं भारत सरकार और चांद सरकार के द्वारा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है उसके अंतर्गत। तो वहां पर जाके ये कई प्रकार के कारनामे करते हैं, तो उससे जो चांद सरकार है और ये उनका जो जीवन है और जो नैतिकता और जो सदाचार है उसका है वो बिल्कुल पतन हो जाता है। फिर बाद में चल के जब वो बोलते हैं कि जो जो इंस्पेक्टर माता दीन आ गए हैं तो उससे हमारी जो समाज है वो किस प्रकार की विकृति है या किस किस प्रकार की नकारात्मक प्रभाव है, तब वो बताते हैं कि कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता है। अगर कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसको लोग बचाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बचाने का प्रयास करेंगे तो उल्टा जो हमारा जो ऊपर जो केस है वो ही लग जाएगा। तो उस पर बड़ा बखूबी व्यंग्य वो किया गया। तो कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, इसका जो आंसर है वो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। और इसका जो कहानी संग्रह वो है ठठुरता हुआ गणतंत्र। ये भी याद रखने वाली बात है। इसका जो कहानी संग्रह है वो है ठठुरता हुआ गणतंत्र।
हरिशंकर परसाई की जो अन्य रचनाएं वो है सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते और ठिठुरता हुआ गणतंत्र इत्यादि। अगला प्रश्न है, सजनवा वेरी हो गयो हमारो सजनवा फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी का गीत है? फणीश्वर नाथ रेणु है वो प्रमुख जो आंचलिक जो कथाकार है उसके रूप में इनकी ख्याति प्रसिद्ध है। इनकी अगर प्रमुख आंचलिक कहानियां, अगर ये पंचलाइट उन्हीं की कहानी है, कस्बे की लड़की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण आंचलिक कहानी वो है लाल पान की बेगम। अगर इनके उपन्यासों की अगर चर्चा करें तो उसमें एक आता परती परी कथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, और सबसे महत्वपूर्ण का उपन्यास है वो है मेला आंचल। मेला आंचल, परती परी कथा, कितने चौराहे और पलटू बाबा रोड। जो मेला आंचल है उसमें जो बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसका जो मेरीगंज जो कहानी है उसकी कहानी है उसको चित्रित किया गया है, मेरीगंज। तो इसका जो आंसर होगा सजनवा बेरी हो गया हमारो सजनवा। इसका जो ये जो लोकगीत है वो आता है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में। इसका जो कहानी संग्रह वो है ठुमरी। याद रखने वाली बात है, ठुमरी है वो इसका है वो कहानी संग्रह। इसमें हीरामन और हीराबाई दो प्रमुख पात्र हैं। और जो हीराबाई होती है वो कंपनी होती है, उसमें जो नाट्यकर्म है उसका काम है वो करती है। और हीरामन है वो होता है गाड़ीवान। और वो अपने जीवन में 3 कस्में खाता है। एक तो वो जो चोरी का जो सामान है उसको नहीं ला देगा, दूसरा जो वो बांस की जो लदनी है वो नहीं ला देगा, और खाने के अंत में वो तीसरी कसम भी खा लेता है कि वो जो किसी की जो कंपनी है, कंपनी की जो औरत है उसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। इस तरीके से वो हीरामन अपने जीवन में 3 कस्में खाता है। एक तो जो चोरी का जो सामान है उसको नहीं ला देगा, बांस की जो लदनी है उसको भी नहीं ला देगा, और जो कंपनी की जो औरत है उसको भी अपनी जो गाड़ी है उसमें नहीं बैठाए। ये कहानी बड़ी शानदार है जिसमें जो लोकगीत है, लोक जीवन की संस्कृति है और जो आंचलिकता का पुट है वो भरपूर है, वो इस कहानी में नजर आता है। अगला प्रश्न है, कथाकार निर्मल वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ था? ये जो प्रश्न है वो है कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म, ये एमपी सेट का जो प्रश्न है उसका है। इसका जो ऑप्शन है सन 1933, सन 1926, सन 1931, सन 1929। तो इसका जो आंसर है वो है सन 1929 में हिमाचल प्रदेश की जो शिमला है वहां पर इनका है वो जन्म हुआ था, कथाकार निर्मल वर्मा का, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें एनालिसिस के लिए इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं है। तो कथाकार जो निर्मल वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1929 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में। दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं जो बंसीधर है वो कहाँ के रहने वाले? तो दुलाई वाली जो कहानी है वो राजेंद्र वाला घोष की प्रमुख कहानी है, और ये जो बंग महिला है वो छदम नाम है उससे लिखती थी ये कहानी, बंग महिला छदम नाम से। जो बंग महिला छदम नाम है उसके नाम से ये कहानियां हैं वो लिखती थी। और दुलाई वाला का जो कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1907 में सरस्वती पत्र का, 1907 सरस्वती पत्र का। जो बंग महिला है उनकी जो कहानियों का जो संपादन का कार्य वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, और उसका जो नाम था वो था कुसुम संग्रह। शुक्ल जी, उसमें ये जो कहानी है वो संपादित हुई है। ये जो कहानी का जो मूल कथ्य है वो है जो हास्य व्यंग की जो प्रधानता है और जो लोक जीवन का जो चित्रण है वो दुलाई वाली जो कहानी है उस पर आधारित है। इसमें 2 प्रमुख पात्र होते हैं, एक है बंसीधर, एक उनका जो दोस्त है वो है नवल किशोर। इन दोनों जो दोस्तों की जो प्रेम जो जो दोस्ती है उस पर ये कहानी जो हास्य व्यंग्यता है उस पर ये कहानी है वो आधारित है, बंसीधर और नवल किशोर।
बंशीधर और नवल किशोर। और बंशीधर की जो पत्नी है उनका नाम होता है जानकी, और इनकी जो साली है उसका नाम होता है सीता। तो इस तरीके से इनके जो प्रमुख जो पात्र हैं वो है बंशीधर और जानकी। और जो बंशीधर हैं वो रहने वाले थे इलाहाबाद के। तो बंशीधर हैं वो रहने वाले थे इलाहाबाद के। कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है वाराणसी से। और वाराणसी में एक और महत्वपूर्ण बात देखने वाली है उसका, कि बनारस में है वो है इनका ससुराल। ये भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि जो बंशीधर हैं वो रहने वाले थे इलाहाबाद और प्रयागराज के, और इनका जो ससुराल था वो था बनारस में। इस तरीके से जो कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है बनारस पर, और अंत है वो होता है इलाहाबाद और जो प्रयाग है वहां पर जाकर। और जो वो बनारस है वो किस लिए जाते हैं, तो वो जो अपनी जो पत्नी है उसको जो साथ में है वो लेने के लिए आते हैं। तो बंशीधर वो रहने वाले हैं इलाहाबाद के, और उनकी जो ससुराल है वो है बनारस के। इसके अलावा जो बंग महिला है उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात है। उसको जो भवदेव पांडे ने हिंदी की जो पहली जो राजनीतिक कहानी है उसके रूप में संबोधित किया है। इसके अलावा भवदेव पांडे ने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष। खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ में औरत जात है गाड़ी निकल जाएगी, कौन सी कहानी का संवाद है? अमृतसर आ गया है गैंग्रीन उसने कहा था और आकाशदीप। ये जो संवाद है वो है अमृतसर आ गया, और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। ये जो कहानी है जब भारत का जब विभाजन हो रहा था और भारत को आज़ादी भी, दोनों काम सब साथ में हो रहे थे, तो उस समय जो किस तरीके से जो विभाजन की विभीषिका है या किस तरीके से लोग जो सांप्रदायिकता उसके रंग में डूबे हुए थे, उसको उन्होंने जो रेल का जो ट्रेन है उसकी एक जो डिब्बे है उसके माध्यम से उसको चित्रित करने का प्रयास किया। तो जो जब ट्रेन उसमें चलती है तो उसमें किस तरीके से लोग जो विभाजन की जो विभीषिका है उससे उससे वो मनोग्रसित है, और साथ ही जो सांप्रदायिकता की जो लहर है वो संपूर्ण जो डिब्बा है ना उसमें है वो छाई हुई है। तो उसी में जब वो व्यक्ति होते हैं, जब एक वो होता है व्यक्ति, तो वो अपनी जो पत्नी और बच्चों के साथ में आता है, तो वो उनके लिए कहता है कि खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ में औरत जाता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा वो खुलता है और वो उस जो डिब्बा है उसमें वो सफर करने लगता है। तो इसमें जो विभाजन की विभीषिका जो सांप्रदायिकता है उस पर आधारित है। इसमें जो लेखक है ये एक प्रकार से जो आत्मकथात्मक जो कहानी है वो है। इसमें जो लेखक है वो दिल्ली में जो समारोह होता है उसमें जो भाग लेने के लिए उसमें वो जाता है। तो खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ में औरत ज़्यादा गाड़ी निकल जाएगी, ये जो कथन है वो है अमृतसर आ गया कहानी से। इसके अलावा जो भीष्म साहनी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है तमस, जिसके लिए कि इनको साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो भी मिला था। इस जो ये जो उपन्यास है इसमें भी जो सांप्रदायिकता का जो वातावरण है उसका चित्रित किया गया है। और इस जो सांप्रदायिकता की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है उसमें जो नत्थु नाम का जो व्यक्ति होता है, तो जो वो मस्जिद होती है उसके सामने वो एक जो सुअर है उसको फेंक देता है, और एक काम करवाया जाता है मुराद अली के द्वारा। तो भाई से ये जो सांप्रदायिकता की जो लहर है वो पैदा होती है, वो धीरे धीरे वो शहर से बढ़ते हुए वो गाँव में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से इसमें हिंदू मुस्लिम और जो सिख हैं वो किस तरीके से उनमें जो सांप्रदायिकता है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है उसको चित्रित किया गया तमस उपन्यास में। और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो भी मिला था। ये जो आकाशदीप जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। अगला प्रश्न है, हिंदी की चर्चित कहानी जो रहाई है उसका जो लेखक है वो कौन है? उषा प्रियबंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती और सुभद्रा कुमारी चौहान। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो उषा प्रियबंदा, मनु भंडारी और कृष्णा सोबती, उषा प्रियबंदा, मनु भंडारी और कृष्णा सोबती, ये जो नई कहानी आंदोलन है उसकी महिला रही हैं।
आंदोलन है उसकी है वो महिला त्रयी। हिंदी की चर्चित कहानी जो राही है, राही की जो लेखक हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जो आंसर होगा वो होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके 3 प्रमुख कहानी संग्रह ही हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के 3 कहानी संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। इसके अलावा इनके 2 प्रमुख काव्य संग्रह वो है मुकुल और त्रिधारा। ये जो राही कहानी है इसमें 2 प्रमुख कैरेक्टर हैं, एक है राही जो कि मंगरौरी जाति की है और एक है अनीता। इन दोनों की जो वार्तालाप है उसी पर ही कहानी है वो आधारित है। इसमें जो राही होती है वो एक मंगरौरी जाति है, उसकी एक महिला होती है, तो उसका जो पति है उसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वो भूख लगती है, तो वो क्या पूरे दिन है वो चौराहे पर खड़ी रहती है, लेकिन उसके बावजूद है उस पर कोई मजदूरी करने के लिए, मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिलता। तो अंत में जाके जब उसके जब बच्चे भूख से वो तड़पते हैं तो वो एक जो नाज की जो गठरी होती है उसको चुरा लेती है, और उसी में उसको जो पुलिस है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको जेल में बंद कर दी देती है। उसी में आती है अनीता। तो अनीता है वो स्वतंत्रता संग्राम में है, उसके लिए वो जेल में जाती है, तो वहाँ से उसकी जो राही है उससे चर्चा होती है। तब इस कहानी में इस बात का जिक्र आता है कि जो जो किस प्रकार से जो झूठी जो देशभक्ति है उस पर वो व्यंग है वो करती है। झूठी जो देशभक्ति है उस पर है वो कहानी में वो है व्यंग किया गया है। और ये जो कहानी है इसमें मानवतावाद का है वो चित्रण है, मानवतावाद का चित्रण। तो यही जो कहानी का जो मूल कथ्य है वो इस तरीके से है, सुभद्रा कुमारी चौहान, राही और अनीता। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त है वो कौन सी कहानी का पात्र? पिता, आकाशदीप, परिंदे और कोसी का गटवार। तो जो पिता कहानी है उसके तो प्रमुख जो चरित्र है वो है सुधीर है, जो प्रमुख चरित्र है, और उसके जो पिताजी हैं उसके माध्यम से जो पीढ़ी संघर्ष है उसको चित्रित किया गया। तो ये तो जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। परिंदे जो कहानी है ये निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी। अगर इसके प्रमुख चरित्रों की बात करें तो उसमें एक प्रमुख चरित्र लत का, गिरीश नेवी जो कि उसका प्रेमी होता है, मिस्टर ह्यूबर्ट, इसके अलावा डॉक्टर मुखर्जी, प्रिंसिपल है वो जूली है वो भी पात्र, और इसके अलावा जो हॉस्टल का जो नौकर है करीमुद्दीन। तो बुद्धगुप्त ये इस कहानी का पात्र नहीं है। कोसी का गटवार है, इसकी जो प्रमुख पात्र है वो है लक्ष्मा है और गोसाई है, और इसके अलावा किशन सिंह है वो भी प्रमुख पात्र हैं। तो जो बुद्धगुप्त जो कहानी का पात्र है वो है आकाशदीप का, आकाशदीप कहानी के। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है बुद्धगुप्त और चंपा। ये जो कहानी है वो एक जो समुद्री वातावरण है उस पर आधारित है, और साथ ही इसमें जो व्यक्ति का जो अंतर्द्वंद है चंपा के माध्यम से है उसको चित्रित किया गया है, या इसमें जो कि प्रच्छन्न जो प्रेम है वो नजर आता है। ये एक तरफ तो उसमें जो चंपा है उसके जो पिता की जो हत्या है वो गलती से बुद्धगुप्त कर देता है, और दूसरी तरफ वो उससे प्रेम भी करती है। इस तरीके से जो चंपा का जो अंतर्द्वंद है वो इसमें वो चित्रित नजर आता है बुद्धगुप्त और चंपा में। इसके अलावा जो प्रसाद है वो प्रेमचंद जो कथा युग है उसके समानांतर लिखते हैं, और जो इनकी जो कहानियां वो शिल्प की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने इनकी कहानियों को शिल्प का ताजमहल बोला है। इंद्रनाथ मदान ने, इंद्रनाथ मदान। प्रसाद की जो कहानियां हैं वो शिल्प का ताजमहल है। प्रसाद की कहानियां शिल्प का ताजमहल है। ये महत्वपूर्ण बात है, और प्रश्न है ये जो आ भी सकता है, ये यूपीएससी में पूछा गया है कि प्रसाद की जो कहानियां हैं वो शिल्प का ताजमहल है, टिप्पणी कीजिए।
और इनके जो पहली जो कहानी थी वो ग्राम थी, और जो कि सर्वप्रथम हिंदू पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा अगर इनकी कहानी संग्रहों की चर्चा करें तो वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद है, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है हिंदी नाट्य में। तो हिंदी नाटकों के विकास में इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, इनकी अगर प्रमुख नाटकों की अगर चर्चा करें तो उसमें एक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। तो बुद्धगुप्त है वो है आकाशदीप कहानी है उसका प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है जो गैग्रीन कहानी है के लेखक है, तो गैग्रीन कहानी उसके लेखक ने विष्णु प्रभाकर है। ये बड़े महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो जीवनी लिखी थी आभार मसीहा, जो कि कथा शिल्पी जो शरद चंद्र चटर्जी है उनकी जीवनी, और इसके 3 भाग है, दिशा हारा, दिशा की खोज और देशांत। तो जो गैग्रीन कहानी है उनके जो लेखक हैं वो है अमृत राय। गैग्रीन जो कहानी है उसके लेखक हैं सॉरी वो है अज्ञे। इस कहानी का जो अन्य नाम है वो है रोज। ये जो इस कहानी के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मालती और महेश्वर है उसके माध्यम से जो व्यक्ति का जो जीवन है उसमें किस प्रकार की नीरसता आ जाती है जब हम कोई नया काम नहीं करते हैं, तो उसको चित्रित किया गया। और उसी का जो मनोविज्ञान है तो उसमें कई बार कहानी में जिक्र आता है कि ऐसा तो रोज होता है, ऐसा तो रोज होता है। तो उसके माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के जीवन की जो नीरसता है और उसमें किसी प्रकार का जो नएपन का अभाव होता है उसको मनोवैज्ञानिक स्तर पर है वो चित्रित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है नई कहानी आंदोलन के विकास में। भैरव प्रसाद गुप्त ने 1900 भैरव प्रसाद गुप्त ने 1950 के दशक में 18 जो लेखक हैं उनकी कहानियों के संपादन का कार्य किया था। उसको उन्होंने बाद में नई कहानी नाम दिया जाता। इसके अलावा इन्होंने 2 महत्वपूर्ण जो पत्रिका हैं उनके संपादन का कार्य भी किया था, उसको बोलते हैं कहानी और नई कहानी। कहानी और नई कहानी पत्रिका। और इन दोनों पत्रिकाओं को जो नई कहानी आंदोलन है उसके विकास में है वो महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरीके से जो भैरव जो प्रसाद गुप्त है वो नई कहानी आंदोलन के विकास को दिशा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा एक है अमृत राय। तो अमृत राय की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि अमृत राय ने जो सहज कहानी आंदोलन है उसको विकास किया, ये उसके प्रवर्तक हैं सहज कहानी आंदोलन के। इसके अमृत राय ने 1950 के दशक के बाद है वो भिन्न प्रकार की कहानी जो आंदोलन है वो उनका है उद्भव होता है। उसमें सर्वप्रथम होती है नई कहानी आंदोलन। उसमें जो 3 तरह हैं उनका उल्लेख किया जाता है। तो नई कहानी आंदोलन के विकास में 3 तरह आते हैं, वो है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इसके अलावा फिर आता आ कहानी आंदोलन, तो उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं गंगा प्रसाद विमल। इसके अलावा एक समानांतर कहानी आंदोलन का भी विकास हुआ था, उसके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं कमलेश्वर। और इसके अलावा एक और जो कहानी आंदोलन है उसका भी विकास हुआ था सहज कहानी आंदोलन, उसके जो प्रवर्तक वो हैं अमृत राय। और फिर इसके बाद एक और समानांतर कहानी आंदोलन है कमलेश्वर, और जो सहज कहानी आंदोलन है वो है अमृत राय। और एक और कहानी आंदोलन है वो है सचेतन कहानी आंदोलन, उसका जो विकास किया था वो किया था महीप सिंह ने। इस तरीके से अगर हम चर्चा करें तो वो है अकहानी आंदोलन, वो है गंगा प्रसाद विमल, फिर है सचेतन कहानी अकहानी, समानांतर कहानी कमलेश्वर, सहज कहानी अमृत राय, सचेतन कहानी महीप सिंह, ये प्रमुख कहानी आंदोलन है 1950। और नई कहानी आंदोलन इसकी है 3 लेखकों की तरह है, उसमें है मोहन राकेश है, कमलेश्वर है और राजेंद्र यादव। तो जो गैग्रीन कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है मालती और महेश्वर।
मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। उक्त पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर। ये जो कथन है, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। उन उक्त पंक्तियों के लेखक जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और मुक्तिबोध शमशेर। इसके जो लेखक पंक्तियों के वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय को एक तरह से जो भाषा शिल्पी और जो शब्द शिल्पी है वो माना जाता है अज्ञेय। तो उक्त पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय के अगर महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनकी अगर चर्चा करें तो एक अपने अपने अजनबी, शेखर एवं जीवनी और नदी के द्वीप। और इनके प्रमुख कहानी संग्रह वो है, एक है हरी घास पर छनबर और असाध्य बीड़ा। मुक्तिबोध है, उनके दो ही काव्य संग्रह वो प्रकाशित हुए थे। वो एक है चांद का मुंह टेढ़ा और दूसरा था भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इनके कहानी संग्रह वो है, एक है विपात्र और काठ का सपना। इनकी कहानी संग्रह थे मुक्तिबोध के। शमशेर है, शमशेर का प्रमुख योगदान है ये स्वतंत्रता के बाद जो काव्य संग्रह, कविता संग्रह, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और शमशेर को हिंदू और उर्दू है उसका जो द्वाब है वो माना जाता है शमशेर को। इसके अलावा जो अज्ञेय है वो शमशेर को कवियों का कवि है वो भी संबोधित के रूप में चित्र करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही जो भाषा का सम्मान करते हैं, अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं। हमारे पास 4 ऑप्शन है तो उसमें देखना कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो प्रेमचंद की दुनिया का जो सबसे अनमोल रत्न कहानी है वो सोजे वतन संग्रह में से प्रकाशित हुई थी। तो इसको हमें करेक्शन कर लेंगे, ये सोने वतन नहीं है, ये है सोजे वतन। तो प्रेमचंद की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी उनके सोजे वतन संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ये कथन है वो सही है। प्रेमचंद का ये जो कहानी संग्रह ये सर्वप्रथम उर्दू में प्रकाशित हुआ था 1908 में। और इसमें जो देशभक्ति और जो देशपूर्णतापूर्ण जो कहानियां हैं वो प्रकाशित हुई थी। और इनका जो कहानी संग्रह उसमें टोटल 5 कहानियां, उसमें से एक था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और इसमें 5 कहानियां हुई थी, 1908 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो अत्यधिक देशभक्तिपूर्ण भावनाओं के कारण या विकास होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उस जो कहानी संग्रह उसको जब्त, पुस्तक है उसको जब्त भी कर लिया था, सोजे वतन को। और इसमें जो दुनिया का जो सबसे अनमोल रत्न है उसमें जो अनमोल रत्न है उसकी चर्चा की गई है। तो उसमें जो 3 अनमोल रत्न है उनकी चर्चा आती है। एक तो वो कैदी के जो आंसू है उसकी चर्चा की गई है, एक सती की चिता की राख है और एक है शहीद के आंसू जो वतन की जो हिफाजत है उसमें शामिल हो। तो इस तरीके से दुनिया का जो सबसे अनमोल रत्न है वो चर्चा की गई है। फिर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की लिखी एकमात्र कहानी है, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की एकमात्र लिखित कहानी नहीं, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने अपने जीवन काल में 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो ये जो ऑप्शन गलत है। इसके अलावा उनके 2 निबंध भी हैं, वो है कछुआ धर्म और मारेसु मुहु कुंठा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था कि उन्होंने जो समालोचन पत्र का उसका जो संपादन का कार्य वो भी किया था। इस तरीके से जो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया उन्होंने 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। 2 निबंध है उनके, कछुआ धर्म और मारेसु मुहु कुंठा। और उन्होंने समालोचन जो पत्र का उसका जो संपादन का कार्य है वो भी किया था। राजा निर्वंशिया कहानी में दोहरे कथानक शिल्प का प्रयोग हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो राजा निर्वंशिया कहानी उसमें दोहरा कथानक चलता है। एक तो इसमें जो जगपति और जो चंदा है उसके माध्यम से जो आर्थिक समस्याएं जो गरीबी है उसको चित्रित किया गया। और उसी के समानांतर इसमें एक और कहानी चलती है, वो है राजा निर्वंशिया की कथा। तो इसमें जो दोहरा जो कथानक जो शिल्प है वो इस तरीके से है। एक है जगपति चंदा की कहानी, जगपति चंदा की आधुनिक कहानी। और एक है इसमें राजा निर्वंशिया की कथा। तो इस तरीके से इसमें दोहरा कथानक जो शिल्प है उसका प्रयोग किया गया है। फिर शेखर जोशी का जो पहला कहानी संग्रह वो कोसी का गढ़वाल 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ऑप्शन भी सही है।
तो जो शेखर जोशी की जो कहानी संग्रह, एक तो है कोसी का गढ़वार, इसके अलावा एक है दाजियो। अगर इनकी अगर प्रमुख कहानियों की अगर चर्चा करें तो उसमें एक है कोसी का गढ़वार, दाजियो। उसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, वो है गलता लोहा और बदबू। गलता लोहा और बदबू। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नई कहानी आंदोलन है उसकी जो थीम है वो सामान्यतः जो संबंधों के विघटन, जो मध्य वर्गीय जीवन है उसमें किस प्रकार की जो त्रासदी है, या जो संबंधों पारिवारिक जो संबंधों का जो विघटन है, ह्रास और जो ह्रास निराश हैं, जो कि हार पराजित हैं, निराश हैं, हताश हैं, जो नायक नायिका है उनकी कहानी है। उसके विपरीत दो प्रमुख कहानीकार हुए हैं नई कहानी आंदोलन में, वो हैं शेखर जोशी और अमरकांत। ये है वो नई कहानी आंदोलन का जो प्रतिवाद है उसके रूप में चित्रित करती हैं, क्योंकि ये नई कहानी आंदोलन में रहते हुए इनका जो टोन है या जो कथ्य है वो अलग टाइप का है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने शेखर जोशी उमरकांत उन्होंने जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर जो चित्रित है और उस पर जो फोकस करने का काम वो किया है। उदाहरण के तौर पर कोसी का गढ़वार या गलता लोहा या बदबू, जो कहानियों में जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको चित्रित किया। इसके अलावा जो अमरकांत की एक और कहानियों की चर्चा करें उसमें जिंदगी जोक है, तो उसमें जो रजुआ के जीवन है उसके माध्यम से जो मध्य वर्गीय जीवन की जो विसंगति वो है और जो आर्थिक समस्या किस प्रकार चित्रित की वो है। इसके अलावा इनका जो दोपहर का भोजन है, तो इसमें जो गरीब जो मध्य वर्गीय जो निम्न मध्य वर्गीय परिवार होता है वो किस प्रकार अपने जो जीवन की जो विसंगति है और जो आर्थिक जीवन यापन करता है गरीबी में, उसको चित्रित किया गया। तो जो शेखर जोशी जो अमरकांत है वो नई कहानी आंदोलन उसका दोनों प्रतिवाद करते हैं, और ये जो सामाजिक समस्या है उसका जो मूल कथ्य है उसको चित्रित करने का ये दोनों प्रयास करते हैं, शेखर जोशी और अमरकांत। इस तरीके से जो नई कहानी आंदोलन है उसमें दो अलग जो कैरेक्टर है वो सृजन करते हैं, शेखर जोशी और अमरकांत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गोलेरी की लिखी एकमात्र कहानी नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा वो सही होगा 17 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात चंद्रदेव से मेरी बात है कहानी की कथा वस्तु एवं शैली से संबंधित नहीं है। तो जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं ये 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और इनकी जो इस कहानी की जो महिला लेखक हैं वो है राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला। तो इसमें जो अंग्रेजी शासन की जो पक्षधरतापूर्ण जो नीतियां हैं उस पर है वो व्यंग किया गया है। इसके माध्यम से चंद्रदेव कथा वस्तु शैली से संबंधित नहीं है। अब है ऑप्शन हमारे पास चंद्रदेव की मेरी पूजा, तो ये जो कथन है वो सही है, क्योंकि इसमें जो चंद्रदेव की जो पूजा उसका कोई उल्लेख नहीं आता, बल्कि उन्होंने चंद्रदेव से है वो एक प्रतीकात्मक जो चरित्र है उसको लिया गया, और उसके माध्यम से जो व्यंग है चंद्रदेव से बात है ईश्वर से, उसके माध्यम से जो व्यंग है वो किया गया है। ये जो कहानी है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। व्यंगात्मक भाषा है उसका भी प्रयोग किया गया है, और राजनीति और अर्थनीति है उसका भी चित्रण इसमें है वो किया गया है। इसके अलावा जो भवदेव पांडे होते हैं, वो चंद्रदेव से मेरी बातों को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है उसका दर्जा देते हैं, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी। उसके रूप में भी चित्रित करते हैं भवदेव पांडे। तो जो चंद्रदेव से मेरी बात 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो इसमें पत्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ, व्यंगात्मक भाषा भी, और राजनीति जो अर्थनीति है उसका भी चित्रण है वो आपको इसमें नजर आता है। चंद्रदेव से की मेरी पूजा इसमें इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कानों में कंगना है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1912, 1913, 1914, 1915। तो जो कानों में जो कंगना है वो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह है उनकी प्रमुख कहानी है, और ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। और 1913 में ये कहां पर प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। और इसका जो कहानी संग्रह वो है कुसुमांजलि। कुसुमांजलि कहानी संग्रह। तो ये 1913 में सरस्वती पत्रिका है उसमें चित्रित हुई थी। ये जो कहानी है वो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं, एक है नरेंद्र और किरण। फिर बाद में एक ट्रायंगल बनता है इसमें, वो है किन्नड़ी का।
एक और इसमें महत्वपूर्ण पात्र आता है, वो आता है मोहन। और एक और इसमें पात्र है, वो है योगेश्वर, जो कि नरेंद्र के गुरु हैं, और इनकी ये किरण है वो पुत्री है। जो कानों में जो कंगना कहानी है वो 1913 में सरस्वती इंदु पत्र का है, उसमें प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो पात्र है वो है किरण और नरेंद्र, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। और जो किरण है, जो नरेंद्र है वो योगेश्वर है, वो ऋषिकेश है, उनमें वहां पर उनका जो आश्रम है वो रहता है। और योगेश्वर की जो पुत्री है वो रहती है किरण। तो नरेंद्र को उससे प्रेम होता है, और बाद में जो योगेश्वर जी है वो किरण और नरेंद्र की वो शादी करा देते हैं। इनका जो जीवन है वो सफलतापूर्वक चलता है। लेकिन बाद में जो नरेंद्र है उसकी मुलाकात हो जाती है किन्नरी की यहाँ पर। और किन्नरी की उसकी जो मुलाकात होती है वो है मोहन के यहाँ पर होती है। वो मोहन के यहाँ पर नाच देखने के लिए जाता है, तो वहां पर इनकी जो कहानी है वो प्रारंभ हो जाती है। जब किरण और नरेंद्र की जब प्रेम कथा स्टार्ट हो, नरेंद्र और किन्नरी की जब प्रेम कथा स्टार्ट होती है, तो वो जो किरण है वो उसकी उपेक्षा है वो करता जाता है, और इन दोनों का प्रेम बढ़ता जाता है। और इसके संदर्भ में वो कई प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं जो नरेंद्र किन्नरी को देता जाता है, और अंत में चल के वो एक तरह से कंगाल हो जाता है, गरीबी से त्रस्त हो जाता है। तब उसकी जो आंखें हैं वो खुलती हैं, तब उसको पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। इस तरीके से जो उसमें जो जो वेश्या की जो प्रवृत्ति वेश्यापन है और जो प्रेम है उसका जो चित्रित है वो किया गया। तो इस कहानी में जो वेश्यावादी जो प्रवृत्ति है, या जो किस संबंधों को जो टूटन है, जो बिखराव है, और जो धोखा देने की प्रवृत्ति है वो नजर आती है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है नरेंद्र, किरण, किन्नरी, मोहन और योगेश्वर। तो कानों में कंगना वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 में। निम्नलिखित में से किसी आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? जयशंकर प्रसाद हैं, तो वो तो इसके आंसर नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद वो आंचलिक जो कथाकार हैं उसके रूप में ख्याति नहीं है। जो जैनेन्द्र हैं वो मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। और कृष्णा सोबती हैं वो नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हैं। कृष्णा सोबती का बड़ा महत्वपूर्ण कहानी संग्रह वो है बादलों के घेरे। इसके अलावा इनके बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो है एक है मित्र मरजानी, जिंदगी नामा। इनके बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है मित्र मरजानी, जिंदगी नामा और डार से बिछड़ी। इसका जो आंसर निम्नलिखित में से किसी आंचलिक कथाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है, तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। इनकी जो ख्याति है वो फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कथाकार के रूप में है। इनके अगर प्रमुख उपन्यासों की चर्चा करें तो वो एक है मैला आंचल, बढ़ती परी कथा, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड इत्यादि। और इनका जो कहानी संग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है वो है ठुमरी। और इनकी अगर प्रमुख आंचलिक कहानियों की चर्चा करें तो एक है लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अज्ञा की गैग्रीन मनोविज्ञान के धरातल पर गहरे पेट कर लिखी गई थी। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अज्ञा की जो गैग्रीन कहानी है वो मनोविज्ञान की जो धरातल पर गहरे पेट कर लिखी गई कहानी है, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें जो मालती और जो महेश्वर उन दोनों के माध्यम से जो व्यक्ति के जीवन की जो निरिष्ठा है उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक जो चित्रण है वो किया गया। ऐसा तो रोज होता है, ये जो शब्द है वो कहानी में बार बार आता है, वो इसकी जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर जो अनुभूति है उसको करने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो जैनेन्द्र ने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किया, ये बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र ने जैनेन्द्र ने हिंदी जो कथा साहित्य है उसमें ये उनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये रहा है कि उन्होंने जो घटनाओं को महत्व ना देके जो चरित्र और जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उस पर लाने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर आप त्यागपत्र उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें एक कैरेक्टर मृणाल, तो उस उपन्यास में आपको ज्यादा घटना नजर नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने जो मृणाल के माध्यम से है उसके माध्यम से बड़ी जो घटनाओं का जो व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक स्तर और जो धरातल है उस पर लाने का प्रयास करते हैं। उनका जो पूरा जो कथा साहित्य है वो व्यक्ति के जो अंतर्द्वंद है और जो व्यक्ति के जो गहरी भाग जो आंतरिक जीवन है उसको जो चित्रित है वो करने में रहा है। और घटनाओं का पर उनका जो उल्लेख है वो कम से कम रहा है जैनेन्द्र का। उसी तरीके से अगर आप सुनीता उपन्यास भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस चीज का वो बड़ा ही शानदार जिक्र आता है। फिर चाहे वो पाजेब कहानी हो, नीलम देश की राजकन्या हो, इन सभी में आपको जो चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो लाने का जो प्रयास है वो जैनेन्द्र का वो सफलतापूर्वक वो किया गया है। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा कथन वन और दोनों वो सही है।
तो कथन एक और वो दोनों इसके हैं वो सही हैं। अज्ञा की गैगरी ने वो मनोवैज्ञानिक के धरातल पर गहरे पेड़ कर लिखी गई कहानी बिल्कुल सही है। और जैनेन्द्र ने जो कहानी को जो धरातल के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाने का प्रयास किया, ये जो ऑप्शन है वो भी सही है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों उनका जो सही क्रम है वो बताना है। धुलाई वाली ठीक है, कानों में कंगना ठीक है, ईदगाह ठीक है, लेकिन एक टोकरी भर मिट्टी है वो पहले आएगी, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो गया। एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, ईदगाह, तो कानों में कंगना है वो पहले आएगी और ईदगाह बाद में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कानों में कंगना, धुलाई वाली, तो ये तो गलती हो गया, धुलाई वाली पहले आएगी, कानों में कंगना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, कानों में कंगना और ईदगाह, ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। एक टोकरी भर मिट्टी, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1901 ईस्वी। इसके जो लेखक हैं वो है माधवराव सप्रे। और ये जो कहानी वो सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। और इससे सामान्यतः सहमति है कि ये हिंदी की जो पहली जो कहानी है उसका जो दर्जा है वो प्राप्त है। धुलाई वाली जो कहानी है वो 1907 में सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना है वो 1913 में सरस्वती 1913 में हिंदू पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। और जो ईदगाह जो कहानी है वो 1933 में चांद पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। चांद पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। चांद पत्रिका है उसमें ये प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से हमारा इसका जो कालक्रम बनेगा वो बनेगा एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, कानों में कंगना और ईदगाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कहानी में चंपिया नामक जो पात्र है वो आता है? तो जो चंपिया जो नामक पात्र है वो एक है लाल पान की बेगम, राजा निर्वंशिया, तीसरी कसम और अपना अपना भाग्य। तो जो चंपिया जो नामक जो पात्र है वो आता है लाल पान की बेगम में। ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख आंचलिक कहानी है, रेणु की आंचलिक कहानी। और इसका जो कहानी संग्रह है वो है ठुमरी। आंचलिक कहानी और कहानी संग्रह वो है ठुमरी। ये जो कहानी है इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है, मैं आपको बता देता हूं, बिरजू, बिरजू की माँ। तो जो बिरजू की जो माँ है वो ही होती है लाल पान की बेगम। बिरजू की जो माँ है वही है लाल पान की बेगम। फिर है चंपिया, ये इसी कहानी की पात्र है। ये जो लाल पान की बेगम है उसकी पुत्री है और इस बिरजू है उसकी ये बहन है। इसके अलावा एक समय एक जंगी की पतू, वो भी महत्वपूर्ण पात्र है। और एक है मखनी फुआ। तो बिरजू की माँ है जो कि लाल पान की बेगम है, तो बिरजू की माँ से जो बिरजू के पापा है वो बोलते हैं कि जो बलरामपुर का जो नाच है वो दिखाने के लिए ले जाऊंगा। तो सुबह से वो इंतजार करती है और शाम तक हो जाती है, लेकिन जो उसको बलरामपुर का जो नाच देखने के लिए गाड़ी की जरूरत होती है वो नहीं मिलती है। वो दूसरे जो गांव या जो मोहल्ला या जो टोला उसमें देखने के लिए जाते हैं, तो अंत में जाके जो बलरामपुर का जो नाच है उसी के जो इर्द गिर्द है वो कहानी है वो चित्रित की गई है। गाड़ी द्वारा बलरामपुर का नाच देखना उसी पर एक आधारित है। गाड़ी द्वारा बलरामपुर का जो नाच देखने की जो घटना उसी पर यह आधारित है, बलरामपुर का नाच देखना। और साथ ही जो इस कहानी में जो नारी स्वतंत्रता है वो भी आपको नजर आएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, जब जो बलरामपुर का नाच देखने के लिए जाते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं, तो जो चंपिया है वो गाने और बजाने का जो गाना है उसका बड़ा शौक रखती है और वो एक उसमें सॉन्ग लोकगीत गाती है, वो है चंदा की चांदनी। इस तरीके से ये जो कहानी की जो बेसिक जानकारी है वो है लाल पानी की बेगम और इसका जो कहानी संग्रह है वो है ठुमरी।
कहानी संग्रह है वो है ठुमरी, लाल पानी की बेगम का। अगला प्रश्न है, ये कहानियों के पात्र हैं और कहानियां हैं। इसमें अगर हम देखेंगे, सुधीर, धुन्नीराम, करीमुद्दीन और अनीता, राही, पिता, तीसरी कसम और परिंदे। तो जो सुधीर है वो जो कहानी का जो पात्र है वो है पिता। इसके अलावा जो धुन्नीराम है वो कहानी का पात्र है, वो तीसरी कसम, ये गाड़ीवान होता है धुन्नीराम। करीमुद्दीन है, ये हॉस्टल का नौकर होता है, ये परिंदे कहानी का पात्र है। और जो अनीता है वो है राही कहानी की पात्र। इस तरीके से जो सुधीर है वो हो गया पिता कहानी है उसका पात्र, धुन्नीराम है वो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का, करीमुद्दीन है वो है परिंदे का, और अनीता है वो है राही कहानी का पात्र। तो एक वन का सी, तो सुधीर का पिता, वन का बी, दो ऑप्शन है हमारे पास, धुन्नीराम तीसरी कसम दूसरे का सी। तो जो हमारा जो सी आंसर है वो सही होगा। परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक निम्नलिखित में से कौन है? बच्चन सिंह, नाम्बर सिंह, मधुरेश और गोपाल राय। तो जो बच्चन सिंह है वो परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी तो नहीं मानते हैं। बच्चन सिंह है जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं बच्चन सिंह की। वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और दूसरी पुस्तक है इनका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यूजीसी नेट और विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास पुस्तक है उसमें जो विद्यापति, जो बच्चन सिंह है वो विद्यापति को जातीय और अपूर्व के कवि, दो नामों से संबोधित करते हैं, जातीय कवि और अपूर्व के कवि। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं उसको, उनको बोलते हैं अवधी का अरगान। इसके अलावा रीति मुक्त कवि हैं आलम, उनको वो फकीराना ठाठ और आस्की का कवि उसको रूप में संबोधित करते हैं। इसके अलावा जो पद्माकर उनको वो बोलते हैं बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रभाव। तो पद्माकर को रूप में संबोधित करते हैं वो बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रभाव। जायसी को अवधी का अरगान, विद्यापति को जाति और अपूर्व का कवि, और रीति का कालीन कवि आलम को फकीराना ठाठ और आस्की का कवि। इसके अलावा उन्होंने जो बिहारी है, बिहारी की जो काव्य शैली है उस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्रण किया है। जो रीति काल में वो एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हुए हैं जिन्होंने निर्व्यक्तता का जो पालन है, जो कि इलियड का परंपरा का, जो इलियड का आलोचनात्मक सिद्धांत है, निर्व्यक्तता का सिद्धांत, उसका एक कहीं ना कहीं पर निर्माण किया। इसके अलावा जो रीति काल में जो व्यंग्यात्मक भाषा का जो लहजा है वो बिहारी में नजर आता है। इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण कथन भी है कि जो सामान्य जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं वो बिहारी के काव्य में वो आपको समग्र रूप से मिलेंगी। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण पुस्तक है, बातें हैं। इसके अलावा इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कबीर के बारे में है कि आज की हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी इतिहास में कबीर जैसा मूर्ति बन जाएगा वो 1000 वर्षों में कोई भी पैदा नहीं हुआ है। तो इनका जो विभिन्न कवियों को जो संबोधित करने का जो टोन है वो अलग ही टाइप का रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पद्माकर का है बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रभाव, ये 2022 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया। तो आने वाले समय में विद्यापति, जायसी, आलम, इन सभी और जो बिहारी वगैरह है वहां से भी क्वेश्चन जो पूछने की जो प्रवृत्ति है वो हो सकती है। नाम्बर सिंह, तो नाम्बर सिंह है वो कहानी, जो नई कहानी पुस्तक है उसमें जो परिंदे को पहली जो पुस्तक है वो मानते हैं, कहानी नई कहानी पुस्तक में। तो जो नाम्बर सिंह जी की एक पुस्तक है कहानी, और जो नई कहानी पुस्तक है उसमें वो परिंदे को पहली कृति मानते हैं नई कहानी आंदोलन को। नई कहानी परिंदे है वो पहली कृति है नई कहानी आंदोलन की। इसके अलावा ये मधुरेश और जो गोपाल राय हैं, तो जो कथा साहित्य, जो आधुनिक जो कथा साहित्य है उनके प्रमुख आलोचनात्मक लेखक है
मधुरेश और गोपाल राय। उसने कहा था कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, तो उसने कहा था जो कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि है वो है 1914 से लेके 18। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसी पर ये कहानी है वो आधारित है। इसमें जो प्रेम, इस कहानी में तो प्रथम विश्व युद्ध की जो उदात्त भूमि है उस पर ये आधारित है। तो इस कहानी में एक प्रमुख पात्र होता है लैला सिंह, और उसकी जो बचपन की जो जिससे वो प्रेम करता है वो बाद में चल के सूबेदारनी बनती है। तब उन दोनों की जो मुलाकात होती है तो जो सूबेदारनी का जो पति है सूबेदार और जो लैला सिंह वो एक ही फौज में रहते हैं। तो बाद में जब वो घर पर जब जाते हैं तो वो उससे मिलता है, तो वो वचन, तो लैला सिंह से वो वचन मांगती है कि तुम्हें जो मेरा जो पति है, जो मेरा जो बच्चा है, उन दोनों की जो रक्षा करती है। अंत में वो दोनों जो पति और उसकी जो बच्चा है उसकी जो रक्षा करती है उसको देते हुए वो प्राणों का बलिदान दे देता है, क्योंकि उसने कहा था। तो इसमें जो प्रेम का जो बड़ा ही वो मार्मिक और जो उदात्त चित्रण है वो किया गया, और ये प्रथम जो विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर आधारित है। और ये जो लैला सिंह है वो नंबर जो 77 वो सिख राइफल्स है उसका जो प्रमुख है वो सिपाही या जो जमादार है वो होता है नंबर 77 सिख राइफल्स नंबर 77। अगला प्रश्न है, इस तरीके से हमारा जो हिंदी जो कहानी का जो सेगमेंट है वो खत्म होता है। हमने हिंदी कहानी की जो पीवाई की उसमें 6 क्लासेस ली हैं। उसमें यूजीसी नेट और विभिन्न राज्यों में आई हुई सेट एग्जाम और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उन सभी को सम्मिलित किया है। इस तरीके से ये जो सीरीज है वो आपकी जो आने वाली जो परीक्षा है उसमें काफ़ी सफल साबित होगी, क्योंकि इसमें ना केवल यूजीसी नेट के साथ ही हमने इसका जो ओवरऑल जो दायरा है और जो विकल्प है भविष्य में किस प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व किया है। अब कल से हम जो इसमें जो नया जो इसी को कथा साहित्य उसको बढ़ाएंगे, जो गद्य साहित्य उसको बढ़ाएंगे, और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं निबंध। तो कल आप हमसे फिर से जुड़िए, वो स्टार्ट करेंगे हम निबंध से। तो इस तरीके से जो कहानी का जो हमारा जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और हम कल से स्टार्ट करेंगे निबंध। धन्यवाद।